अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजाद अवान। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट्स का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6th सेमेस्टर का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट क्या होती है, क्रिस्टलाइन स्टेट क्या होती है, एमॉर्फस स्टेट क्या होती है, बॉन्डिंग इन सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सॉलिड्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। सॉलिड्स होते हैं कंपाउंड या सॉलिड सब्सटेंस होते हैं कि विच हैव क्या डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कि उसमें दो चीजें होती हैं, या तो उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, दोनों चीजें उसके पास होती हैं। जैसे बाकी दो स्टेट्स होती हैं उनके पास क्या होता है, या तो शेप नहीं होती या वॉल्यूम नहीं होता या दोनों नहीं होते। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने कहा दो तरह के सॉलिड्स हम पढ़ेंगे, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप्स होती हैं सॉलिड्स की। नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अंदर फर्क क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो होते हैं इन विच एटम और आयंस होते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की फॉर्म में अरेंज किए हुए होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, शेपलेस होता है, जिसकी शक्ल ना हो। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल वाले सॉलिड, एमॉर्फस का मतलब शक्ल जिनकी नहीं होती, कि जिनके क्रिस्टल वाली शेप नहीं होती। एमॉर्फस दो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होते। फिर दोनों में डिफरेंस अगर देखें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ये तो वो डिफरेंस है ना कि जो उनके एटॉमिक लेवल के ऊपर होता है, हम इसको देख नहीं सकते। अगर रियल लाइफ में हमने देखना हो कि इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में, तो उसका हल होता है कि हम क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स चेक कर लेते होते हैं जो होते हैं। अगर शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि एक ही डिग्री का फर्क होगा और उससे वो सारा पिघल जाएगा, इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर वो क्या हो, अनशार्प हो गई, यानी कि अगर 1 डिग्री यानी कि लेट्स सपोज 100 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू होता है और फिर 120 डिग्री पे जाके पूरा मेल्ट हो जाए, तो ये अनशार्प है कि वो 20 पॉइंट्स का एक रेंज है जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। जबकि इनका अगर पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 100 के ऊपर 1 डिग्री भी ऊपर होते ही फौरन क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल इसकी क्या बनती है, सोडियम क्लोराइड बेस्ट एग्जांपल होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। और इसका क्रिस्टल कौन सी शक्ल का होता है, क्यूबिक शक्ल का होता है, ये आपने एफएससी में पहले भी पढ़ा हुआ है। ग्लास एग्जांपल होती है एमॉर्फस सॉलिड की। और साथ क्या होता है, क्योंकि ये एमॉर्फस से शेपलेस है। शेपलेस कौन से होते हैं, जो हमारे हमने पहले भी पढ़े में, लिक्विड शेपलेस होते हैं, ऐसे ही है, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम होता है और शेप नहीं होती। तो ये असल में क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं और जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टल क्या होता है, कि जो मेन कंसर्न होगा हमारा क्रिस्टल के साथ होगा, अरेंजमेंट के साथ होगा। क्योंकि जिसमें अरेंजमेंट नहीं है उसको तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना, उसको कैसे स्टडी करेंगे जिसमें अरेंजमेंट ही नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो क्लियर नहीं हो रही होंगी। जिसकी प्रॉपर्टी हम समझ सकते हैं वो कौन सा होता है, क्रिस्टल होता है, कि जिसमें शेप डिटरमाइंड होती है, रेगुलर पैटर्न होता है। तो ये क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या बनती है, क्रिस्टल होता है बिल्ट अप फ्रॉम रेगुलरली रिपीटिंग स्ट्रक्चरल मोटिव्स से मिलकर बनता है। स्ट्रक्चरल मोटिव्स किसको कहते होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं जो क्रिस्टल की अरेंजमेंट के अंदर अरेंज हो रहे होते हैं। और यहाँ पे पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्या क्या हो सकते हैं, एटम, कि अगर वो क्या है भाई, कि भाई अगर सोडियम क्लोराइड है उसमें क्या होंगे, वो एटम और आयन होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कि अगर सोडियम कार्बोनेट है कि उसमें सोडियम एक एटम होगा, आयन होगा, और जो कार्बोनेट है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल टाइप पार्ट होगा उसका। और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ये सब क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे किस किस तरह के क्रिस्टल्स के अंदर ये स्ट्रक्चरल मोटिव्स मिलते हैं। क्रिस्टलोग्राफी इसी के साथ टॉपिक बनता है, कि अगर हमने क्रिस्टल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या कहते होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी कहते होते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है कि द स्टडी ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी, के जो अब हम टॉपिक आगे पढ़ रहे हैं इसको क्या बोलते होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी, स्टडी ऑफ क्रिस्टल। उसमें सबसे पहली टर्म जो यूज होगी वो कौन सी होगी, क्रिस्टल लैटिस होगी। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, एक अरे होती है, एक अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल, यानी कि जो स्ट्रक्चरल मोटिव्स को अरेंज किसके अंदर, डिफरेंट साइड्स किसकी, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अगर वो अरेंजमेंट हो, कि वो पॉइंट्स बताता है कि ये 3D में कहां कहां पे पॉइंट्स अटैच होंगे और वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस।
यूनिट सेल क्या होता है? उस क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा पार्ट, ये सारा जो बना हुआ है, ये इधर ये सारा क्या है, बड़ा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। उस क्रिस्टल लैटिस में से वो छोटा सा पार्ट जो क्या करता हो, पूरी क्रिस्टल लैटिस को बनाने की इंफॉर्मेशन रखता हो, इसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। कि इसके जो अरेंजमेंट होगी, जैसे ये क्यूब लाइक अरेंजमेंट है, तो हमें पता चलेगा क्यूब्स की अरेंजमेंट के अंदर पैक करना है इनको, तो क्यूब्स रखते जाएंगे और क्या बनता जाएगा? पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, क्या है कि यूनिट सेल इज ए पैरेलल साइडेड फिगर फ्रॉम विच। अब पैरेलल साइडेड फिगर क्या होती है? पैरेलल साइडेड फिगर ये होती है कि जिसकी जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो और साथ क्या हो, एक ही शेप की हो। ये ना हो कि उसके ये वाले 3 साइड्स और डिजाइन की हो, ये वाली 3 साइड्स और डिजाइन की हो। कौन कौन सी 3 साइड्स? ये जो पीछे नजर आ रही है, जो बॉक्स के अंदर वाली साइड है, ये जो डॉट है ना, ये वाला डॉट जिसके ऊपर ये पॉइंटर इस वक्त आ रहा है, इस डॉट के साथ 3 लाइनें निकली 3 डायमेंशन वाली। एक ये वाली लाइन इस तरफ जो जा रही है, एक ये वाली लाइन जो इस तरफ जा रही है, और एक ये जो उसके ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो 3 डायमेंशन हैं बड़े इसके, कि भाई कौन सी इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की। ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, इस तरफ जा रही है ये इसकी वाई एक्सिस हो गई, और ये जो टेढ़ी लाइन है वो क्या है? उसकी जी एक्सिस है। ये पैरेलल होनी चाहिए किसके? जो इसके ऑपोजिट है बड़ा, कौन सा? ये वाला, ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर आप मैंने पॉइंटर किया हुआ है, इसके जो इर्द गिर्द 3 पॉइंट है बड़े, कौन सा? ये वाला, इस साइड वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते होते हैं? उसने कहा क्रिस्टल लैटिस जो यूनिट सेल जो होता है वो पैरेलल साइडेड फिगर होती है फ्रॉम विच एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ओनली ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशंस क्या होंगी? इसी को देख के, इसी को रिपीट करते जा रहे होंगे कि अगर इसके स्ट्रक्चर पैटर्न जो क्यूबिक है तो बाकी आगे कैसे अरेंज होंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सिस्टम के अंदर कितने होते हैं? ये जो मैंने लिखा है 14 ब्रेविस लैटिस होती हैं। इसी पे लिख रहे हैं कि ब्रेविस लैटिस इसकी जो क्यूबिक की कितनी होती हैं? 3 होते हैं पैटर्न। 3 पैटर्न कौन कौन से होते हैं? पहला पैटर्न होता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में अगर देखें, जितने भी सिंपल पैकिंग होगी उसमें सिर्फ क्या होंगे? कॉर्नर्स जो होंगे उसके ऊपर क्या होंगे? एटम्स या स्ट्रक्चरल मोटिव्स होंगे। तो यहां पे जो हमारे पास है क्यूबिक सिस्टम, उसमें अगर सिंपल क्यूबिक है तो तीनों जो होंगे, जो हमारे पास जितने भी वो पार्टिकल्स होंगे, स्ट्रक्चरल मोटिव्स होंगे, वो सब कहां पे होंगे? एक कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक किस तरह का पैटर्न होता है? बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? स्ट्रक्चरल मोटिव्स कहां पे होंगे? कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। उस जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है या जो यूनिट सेल है उसके सारे कॉर्नर्स के ऊपर होंगे, यानी कि जहां जहां पे एंगल्स बन रहे हैं। और उसके अलावा एक और जगह पे भी एक एटम एक्स्ट्रा होगा, और वो कौन सी जगह के ऊपर होगा? बॉडी के सेंटर के अंदर। सेंटर का मतलब क्या होगा? इस सेंटर का मतलब ये होगा कि अगर हम क्या करें, इन सारे कॉर्नर से पॉइंट निकालें और बिल्कुल बराबर एंगल के ऊपर लेके आए, तो वो किसके ऊपर जाके लगेगा? इस पॉइंट के ऊपर आके लगेगा। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये इस पॉइंट से सारे क्या हैं? कनेक्टेड हैं, कॉर्नर वाले। तो ये जब कॉर्नर वाले सारे इसके साथ कनेक्टेड होंगे तो इसका नाम फिर क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड होगा, कि ये क्यूब भी है और साथ क्या है कि इसके जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं वो किसकी तरफ सेंटर्ड हो रहे हैं? बॉडी के सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो इसका नाम क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट तीसरी टाइप है इसकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि इसके जो फेस होते हैं, कि जो क्रिस्टल का जो पैटर्न होता है, ये जो हमारे पास ये जो बॉक्स है, लेट्स सपोज क्यूब है, इस क्यूब में इनको मैंने क्या कहा, जो ये नुकरों के ऊपर बने हुए इनको कहते हैं कॉर्नर्स। और ये जो कॉर्नर के बाद ये जो दरमियान में पूरी प्लेट बनती है, जैसे ये जो पूरी दीवार ऊपर वाली जो प्लेट है पड़ी, ये साइड वाली प्लेट है पड़ी, अगर इसको हम एज ए वो सॉलिड कंसिडर कर रहे हो, तो ये जो पूरी दीवार बनती है, इस पूरी दीवार का भी एक सेंटर होता है कि अगर हम इसको और इस वाले पॉइंट को क्रॉस करें और इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्रॉस करें, यानी कि इनके ऊपर क्रॉस लगाएं, तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सेंटर बनता है, अगर वहां पे भी क्या हो, सारी जगहों के ऊपर क्या आ जाए, एक और एटम आ जाए। जैसे आपको पता होगा लूडो के अंदर आपने देखा होगा वो जो डाइस होती है उसकी कितनी साइडें होती हैं? उसकी 6 साइडें होती हैं। सेम इस क्यूब की भी कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। 4 उसकी
4 दीवारों वाली साइड होती है, एक उसकी ऊपर वाली साइड होती है और एक उसकी नीचे वाली साइड होती है। या जैसे रूम होता है, रूम में भी ऐसे ही होता है ना, रूम की कितनी होती है, 4 दीवारें होती हैं, एक छत होती है और एक क्या होता है, फर्श होता है। तो ये क्यूब के अंदर क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं, उनको फेस कहते होते हैं दीवारों को, या सीधी प्लेन को क्या बोलते होते हैं, फेस बोलते होते हैं। तो अगर फेस के दरमियान में सेंटर के अंदर भी एटम आ जाए, कॉर्नर्स के ऊपर भी हो और कहां पे हो, फेस के दरमियान में भी हो, तो फिर उसको क्या बोलते होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते होते हैं। कि क्यूबिक तो हमने कह दिया कि कॉर्नर्स के ऊपर है और वो कौन सा, सारे एंगल बराबर और सारी जो लेंथ है वो भी क्या है, बराबर। एंगल कितने पे है, 90 डिग्री पे है। अगर ऐसा है तो क्यूबिक तो हो गया, लेकिन क्यूबिक में अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो सिंपल क्यूबिक। एक पूरे इंटायर क्यूब के सेंटर के अंदर बॉडी सेंटर हो जाएगा, और अगर उसके सारे फेसेस के सेंटर में भी एक्स्ट्रा एटम आ जाए तो उसको क्या बोलते होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेविस लैटिस किसकी, टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर। टेट्रागोनल के 2 वेरिएंट्स होते हैं। टेट्रागोनल के 2 वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल टेट्रागोनल के, उसमें क्या होगा, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर क्या होंगे, सारे के सारे एटम्स होंगे। दूसरी टेट्रागोनल की टाइप होती है वो कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होगा कि इस एटम के साथ सारे के सारे ये जो जितने भी हैं हमारे पास, ये सब क्या होंगे, कनेक्ट हो रहे होंगे बॉन्ड्स के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल बोलेंगे, कि इसकी बॉडी के सेंटर के अंदर भी एक है और बाकी क्या है, कॉर्नर के ऊपर तो होने ही चाहिए, तभी तो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रेविस लैटिस किसकी, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर क्या होगा, क्रिस्टल सिस्टम में हमने कहा कि कॉर्नर के ऊपर अगर सारे हैं तो सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, अगर उसके कहां पे अपने एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर का मतलब क्या होगा, आप देखें इसकी जो ये वाली लेंथ है बड़ी, ये वाले ये क्या है, बिल्कुल बराबर होती हैं। और दूसरा इसके, अब ये जो ये वाली लेंथ है ये क्या है, थोड़ी सी लंबी लेंथ है। अब इसमें क्या होगा, हमें देखने में लग रहा होगा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसके 2 एंड्स हैं बड़े, कि जो लंबी चेन या जो लंबा बॉक्स चल रहा है, तो इस बॉक्स का एक एंड ये वाला होगा, एक एंड ये वाला होगा। अगर दोनों एंड्स के ऊपर यानी कि जो लंबाई की तरफ है बड़ी, उनके सेंटर के अंदर क्या आ जाए, एक एटम आ जाए, यानी कि वो वाली एक किस्म का, इसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरह समझना है कि ये जो है ना, इसके ये वाला बॉक्स जहां पे लेंथ क्या है बड़ी, बराबर है बड़ी, उस वाले के सेंटर के अंदर अगर एटम आ जाए तो इसको क्या बोलते होते हैं, एंड सेंटर्ड बोलते होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। फिर फेस सेंटर्ड क्या होगा, फेस सेंटर्ड होगा वो तो हमने पहले भी पढ़ा है कि फेस सेंटर्ड क्या होता है, कि अगर सारे फेसेस के ऊपर क्या आ जाए, एक एक एटम आ जाए उन फेस के सेंटर के अंदर, तो इसको क्या बोलते होते हैं, फेस सेंटर्ड बोलते होते हैं। और अगर बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, उसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या होगा, एक एटम होगा जिससे बाकी कॉर्नर वाले सारे कनेक्टेड होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम की तरफ। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या कहा था हमने कि तीनों लेंथ्स अनइक्वल होती हैं, एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बाकी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो अब सिंपल मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, अगर सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही सिर्फ अटैचमेंट हो तो ये सिंपल मोनोक्लिनिक होता है। साइड सेंटर्ड, साइड सेंटर्ड में क्या होता है कि हमने कहा कि जो तीनों साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं, तो अब उसमें से अगर किसी भी एक साइड्स के जो होगा उसके क्या होगा, जो साइड बनती है उनके सेंटर के अंदर क्या आ जाए, अगर एक एटम आ जाए तो उसको क्या बोलते होते हैं हम, फिर साइड सेंटर्ड बोलते होते हैं। वो किसी भी एक साइड के ऊपर हो सकता है, इसके और वेरिएंट्स नहीं होते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो था बहुत ज्यादा टेढ़ा था कि तीनों लेंथ अनइक्वल थी और एक एंगल भी क्या था, अनइक्वल था, तो इसलिए इसके अंदर वेरिएंट्स इतने ज्यादा नहीं बन सकते। इसीलिए इसमें हम क्या कहेंगे, सिर्फ इसकी एक वेरिएंट होता है और वो क्या होता है, साइड सेंटर्ड होता है, जिसमें क्या होगा, उसकी साइड्स जो होंगी पैरेलल साइड, ये भी ध्यान में रखना है, पैरेलल साइड जो होंगी, यानी कि जो साइड यहाँ पे उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो होगी, उन दो के दरमियान में, फेस के दरमियान में अगर क्या आ जाए, एटम आ जाए, तो उसको क्या बोलते होते हैं हम, साइड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक बोलते। नेक्स्ट ब्रेविस लैटिस हम किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, ट्राई क्लिनिक सिस्टम के लिए और रोम्बोहेड्रल सिस्टम के लिए। ये वाले सिस्टम दोनों इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनका एक एक ही होता है कि जो इनका ओरिजिनल शेप होती है, ठीक है। तो इनके सिर्फ क्या होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते होते हैं, ट्राई क्लिनिक सिस्टम बोलते होते हैं, जिसमें क्या थे, तीनों लेंथ भी अनइक्वल है और तीनों हमारे पास क्या है बड़े, जो एंगल्स हैं बड़े वो भी क्या है। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है, हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होगा, ब्रेविस लैटिस उसकी भी एक ही पैटर्न होता है कि उसमें एक हेक्सागोन होती है, ये 6 कॉर्नर वाली, 1 2 3, ये जो बेंजीन की तरह बन रहा है हिस्सा,
एक ये होता है, और उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे उसके एक सेंटर के अंदर एटम वहां पे रखे हुए होंगे, इधर उधर रख के उससे क्या बन जाएगा, इंटायर सिस्टम बन जाएगा किसका, हेक्सागोनल सिस्टम। नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, यहां तक तो हमने पढ़ लिया पहले कि जो क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, लास्ट टॉपिक था हमारा इसका, और वो क्या था, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड, कि किस किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं। तो उसमें से पहला जो बॉन्ड है पड़ा वो कौन सा हमारे पास आता है, आयनिक बॉन्ड आता है। नेक्स्ट हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, फिर डाइपोलर बॉन्ड होता है। डाइपोलर का मतलब डाइपोल वाले बॉन्ड्स होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गई, लंडन फोर्स हो गई, इस तरह के जिसमें डाइपोल्स इन्वॉल्व होते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया कि जिसमें हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और मेटालिक बॉन्ड हो गया। इनकी आपने डेफिनेशंस पहले पढ़ी होंगी, इनको आपने नोट कर लेना है क्या क्या इनकी डेफिनेशंस होती हैं इन बॉन्ड्स की। हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से सॉलिड्स के अंदर ये बॉन्ड्स मिलते हो। सबसे पहले और मशहूर तरीन एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है, और वो कौन सी है, आयनिक बॉन्ड सॉलिड के अंदर किन में होता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होगा। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कौन कौन, सबसे मशहूर नाम जब भी कभी आयनिक का जिक्र आएगा सबसे पहले किसका नाम आता है, NaCl का आता है। NaCl का अगर स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि इस तरह की शक्ल को क्या बोलते होते हैं, क्यूब बोलते होते हैं। ठीक है, कि इसमें लेंथ भी बराबर है पड़ी और एंगल भी 90 डिग्री के हैं। साथ क्या पड़ा, सेंटर के अंदर भी क्या आ रहा है, एटम आ रहा है फेस के। तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का, वो क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो वो एक तो हमने पढ़ा है वो जो मेटल वाले केस में होता है, जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में कि जितने लिगेंड्स अटैच किए हुए हो। लेकिन एक और तरीके से भी इसको हम बोलते होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, कि कितने एटम्स उसको सराउंड करते हैं, कितने एटम्स उसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड रियल बॉन्ड नहीं होता, फिर भी हम इसको मोस्ट केसेस में क्या कंसीडर करेंगे, वो कोवलेंट की तरह ही कंसीडर कर लेंगे जब हमने ये वाली चीजें लिखनी होगी कि कितने एटम सराउंड कर रहे हैं। तो जितने एटम सराउंड कर रहे होते हैं उसको आयनिक कंपाउंड का क्या बोलते होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते होते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर कितना है पड़ा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसको 6 एटम सराउंड करते हैं किसके, क्लोरीन के। और हर क्लोरीन को भी क्या करते हैं, 6 सोडियम क्या करते हैं, सराउंड करते होते हैं। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है आपका। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 801 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड्स इन सॉलिड्स, किसके अंदर के, अब हमने कोवलेंट बॉन्ड्स बताने हैं किस किन किन सॉलिड्स में होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की सबसे जो एक्यूरेट तरीन एग्जांपल बनती है वो किसमें बनती है, डायमंड में बनती है। कोवलेंट बॉन्ड के दो पैटर्न्स होंगे, एक जॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा और एक कौन सा होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो पहले मैं लेयर्ड स्ट्रक्चर को नहीं डिस्कस कर रहा, पहले मैं किसको करता हूँ, जॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं कि जब सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड हो और वो जॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हो, उसमें क्या करेंगे, मिसाल देंगे हम, डायमंड की मिसाल देंगे। डायमंड के क्रिस्टल का नाम क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या है कि एक तो इसके जो कॉर्नर्स होंगे क्यूब के, उसके ऊपर एटम होंगे। ठीक है, कॉर्नर वाले एटम कौन कौन से हैं, एटम काउंट करें, एक पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर, 4 कॉर्नर ये हो गए। ठीक है, जो पीछे वाले कॉर्नर है पर 4, वो कौन कौन से हैं, एक ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये वाला तीसरा कॉर्नर और ये वाला चौथा कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर हो गए। सेंटर वाले देखते हैं, फेस सेंटर वाले कौन कौन से हैं। फेस सेंटर वाले हैं बड़े, ये पहला फेस का सेंटर। ठीक है, कौन से वाला, अगर मैं यहां से आप इसको डायग्राम को देख रहे हैं, इस बॉक्स को और ये वाला आपका फ्रंट है बड़ा, तो ये आपका कौन सा, फ्रंट वाले का सेंटर। ये आपका कौन सा है बड़ा, लेफ्ट वाले का सेंटर। ये आपका राइट वाले का सेंटर। ये आपका ये जो ऊपर छत वाली साइड है उसका सेंटर, और ये जो फर्श वाली साइड है ये उसका सेंटर। ठीक है, तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है। दरमियान में और एटम भी होते हैं लेकिन वो क्या होंगे, डिफरेंट पैटर्न के ऊपर मौजूद होंगे। लेकिन जो होगा, जो क्यूब के बाहर वाला हिस्सा होगा, वहां पे हमें देखने से नजर आ रहा होगा कि ये कैसा है अपना, फेस सेंटर्ड क्यूब है। sp3 हाइब्रिड एटम होते हैं कार्बन के, इसके अंदर जो क्या करते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और टेट्राहेड्रन ऐसे ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ कि वो क्या बन जाता है, जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाता है। तो
पूरे का पूरा डायमंड जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल होता है और जाइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड टाइप कोवलेंट बॉन्ड की पढ़ते हैं हम, और वो क्या होती है कि ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं कुछ सॉलिड्स के अंदर जो क्या करते हैं, इतना बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर नहीं बनाते, वो क्या करते होते हैं एक लेयर स्ट्रक्चर बना देते होते हैं। उसकी मिसाल किसकी आ जाती है, ग्रेफाइट सबसे बेस्ट एग्जांपल बनती है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। उसमें हेक्सागोनल के अंदर क्या होता है कि ये जो ऊपर जो हेक्सेन वाली रिंग यानी कि जो 6 कॉर्नर वाली रिंग बन रही है, ये रिंग्स के अंदर कार्बन एटम अरेंज हो जाते हैं। और कौन सी अरेंजमेंट होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से यहां पे क्या बन जाता है, ये हेक्सागोनल रिंग बन जाती है जैसे बेंजीन में होती है। और जो एक उसका अनहाइब्रिड होता है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, नीचे वाली लेयर के साथ बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या बन जाती है, रिंग की लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये दो पैटर्न होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स वालों के। अगर वो जॉइंट स्ट्रक्चर है तो इंतहाई हार्ड होते हैं स्ट्रक्चर, और अगर लेयर वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कि वो प्रेशर या फोर्स लगाने से टूट सकते होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो जो डाइपोलर फोर्सेस की बात की थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की ना, उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल किसमें बनती होती है, हमारे पास सॉलिड आयोडीन की बनती होती है। एफएससी की बुक में भी मेंशन किया हुआ है। सॉलिड आयोडीन की अगर बात करें, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसने कहा कि इसमें जो स्ट्रक्चरल मोटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोडीन के एटम्स नहीं, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या आ जाती है, लंडन फोर्स बनने लग जाती है। कौन सी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वाली। ठीक है, अब उसके ऊपर लंडन फोर्स जब बनती है उसकी पोलराइजेबिलिटी की वजह से, तो उस पर क्या बन जाते हैं, डाइपोल्स बनने लग जाते हैं। और फिर वो क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट शो करता है। जब अरेंजमेंट शो करेंगे तो उससे जो शेप बनेगी वो भी कौन सी बनेगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये भी फेस सेंटर्ड क्यूब है अपना, कि इसके कॉर्नर के ऊपर भी एटम जो स्ट्रक्चरल मोटिव्स हैं, स्ट्रक्चरल मोटिव्स, अब यहाँ पे एटम्स नहीं है स्ट्रक्चरल मोटिव्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरल मोटिव्स क्या है, आयोडीन के मॉलिक्यूल I2 है, इसलिए ये देखें दो दो यहाँ पे क्या है, बड़े बॉल्स बनाई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो दो आयोडीन के एटम्स जुड़े हुए हैं जो क्या है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मोटिव्स क्या है, बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन है, जो क्या है, बड़े लंडन फोर्स की वजह से जुड़े हैं और फेस सेंटर्ड क्यूब बना। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इन सॉलिड, वो कैसे पैटर्न देती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बनती है आइस, यानी कि जो क्या होता है, सॉलिड वाटर होता है। वहां पे क्या होता है, H2O को हमने अरेंज किया हुआ होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मोटिव्स क्या होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अरेंज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और इसकी क्रिस्टल की शेप कौन सी होती है, ये भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि इसके भी क्या होंगे, कॉर्नर्स जो होंगे उनके ऊपर भी होगा, और कहां पे होगा, उसके सेंटर में भी होगा, कहां पे, फेस के सेंटर में। तो ये उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे वाटर का। नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो सॉलिड के अंदर किस तरह का होता है, तो मेटेलिक बॉन्ड्स की सबसे जो आसान एग्जांपल है वो सीधी सीधी है, बड़ी सारी मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं बड़ी, वो सब में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड के साथ एक और प्रॉब्लम आता है कि मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये बनता कैसे है। ठीक है, पहले वाले बॉन्ड्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं कि किस किस तरह बनते होते हैं। इसके ऊपर प्रॉब्लम होती है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बहुत डिफरेंट होती हैं, कि इनमें से करंट पास हो सकता है, शाइन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, बड़ी कौन कौन सी थ्योरीज हैं, बड़ी इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी है जो सबसे पहले थ्योरी दी थी, विलिस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फिर बैंड थ्योरी के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी जो है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी इसको कहते होते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो मेटल एटम होते हैं वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, लूज करने के बाद इर्द गिर्द वो क्या बना देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है, या इलेक्ट्रॉन की गैस की तरह की एक चीज बन जाती है। वो जो नेगेटिव सी होता है वो पॉजिटिव आयंस को अपने साथ जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का जो मेन स्टेटमेंट है कि जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सी बने आते हैं, और वो साथ क्या होता है, पॉजिटिव को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं।
दूसरी थ्योरी है हमारे पास, वो कौन सी है? वीबीटी थ्योरी है। वीबीटी थ्योरी कहती है कि वो क्या करती थी, ओवरलैप को एक्सप्लेन करती थी कि मेटल एटम अपने ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, ओवरलैप करवाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन वो बॉन्ड्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, कि वो 1 मिनट यानी कि कुछ सेकंड के लिए वो एक एटम के साथ बॉन्ड बना के रखेगा। मिसाल के तौर पे ये मेटल एटम है, बड़े एक ये मेटालिक एक एटम है, बॉन्डिंग दूसरा एटम है, इन तीसरा एटम है और सॉलिड चौथा एटम है। तो क्या होगा, पहले कुछ टाइम इंटरवल के लिए इन दोनों के दरमियान में ओवरलैप होगा और बॉन्ड बन जाएगा। फिर टाइम इंटरवल जैसे ही खत्म होगा वो, तो ये अपना इसके साथ ओवरलैप हटा देगा और बॉन्डिंग किसके साथ ओवरलैप कर लेगा, इनके साथ ओवरलैप कर लेगा। और फिर अगर इन दोनों के दरमियान में वो टाइम इंटरवल पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये इन इस बॉन्डिंग से वो बॉन्ड हटा के बॉन्डिंग वापस मेटालिक के साथ ओवरलैप कर लेगा, इन किसके साथ कर लेगा, सॉलिड के साथ कर लेगा। तो वो वीबीटी कहती है कि ये जो इसके जो बॉन्ड्स होंगे, जो ओवरलैप होंगे, वो एक जगह पे रुके नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होंगे, चलते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए ओवरलैप होगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर ओवरलैप करेगा, फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एमओटी क्या कहती है? एमओटी कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो तरह के होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने के लिए। कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, और कुछ क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड कैसे होंगे? जहां पे फुल फिल हो जाए इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर, वो वाले क्या हो जाएंगे, लोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है, इट इज अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स लोकलाइज्ड होते हैं, कि वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि जो ऊपर वाले में हमने कहा ना ओवरलैप करते हैं, वो ओवरलैप करने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। यानी कि इसी की मॉडिफिकेशन की किसने, एमओटी ने की, कि वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं और क्रिस्टल सिस्टम के अंदर मूव करते हैं, जिससे करंट पास हो सकता है। मोस्ट जो मॉडर्न तीन थ्योरी थी वो बैंड थ्योरी थी। बैंड थ्योरी क्या कहती है? बैंड थ्योरी कहती है कि अगर हम क्या करें, ये मिसाल यहाँ पे इस डायग्राम से देखते हैं, एक एटम अगर होगा तो उसके कितने होंगे, पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। दो एटम को जब जोड़ते हैं तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो क्या बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये हमारे पास क्या होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये ऑर्बिटल बनेगा, एक ये वाला ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। एक बॉन्ड में होगा और एक एंटी बॉन्ड में आएगा। नेक्स्ट, अगर हम तीन को जोड़ दें, इसको क्या कहते होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कहते होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते होते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आप पढ़ेंगे, बुक्स के अंदर लिखा होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। LCAO इसके लिए वर्ड होगा, कि वहां पे क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के अगर हम रखेंगे एटम्स को, तो वो किस तरह के आ जाएंगे, इस तरह की तरतीब में आते जाएंगे, कि लीनियर तरीके से अरेंज करेंगे, ऐसे उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते जाएंगे। अब वो कहते हैं कि अगर ये तो दो तीन एटम्स है ना, लेकिन मेटल के अंदर कितने होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। अगर बहुत सारे एटम कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने करीब करीब बनते हैं कि उन करीब करीब एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की वजह से क्या होता है, वो पूरा एक किस्म का फुल कंप्लीट हमें क्या नजर आ रहा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नजर आ रहा होता है, कंटिन्यूअस बैंड नजर आ रहा होता है। और इस बैंड के क्या होते हैं, दो नाम हमने रखे हुए हैं, कि अगर मैं इसको यहां से थ्योरी को रीड आउट करते हैं तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी ऑल ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप, कि जितने भी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के वो ओवरलैप होते हैं, कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि वो देखने में कैसे लगते हैं, बैंड्स की तरह लगते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे चीज एक्सप्लेन की है। अब वो जो बैंड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। बैंड की पहली कैटेगरी होती है कि जो फुल बैंड्स होते हैं, कि जिसके अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या है पड़े, फिल है पड़े, उनको क्या कहते होते हैं, वैलेंस बैंड्स कहते होते हैं। वो नीचे रखे हुए होते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल उनका लो होता है। एम्प्टी बैंड्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड्स कहते हैं, कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में आएगा तो करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खाली जगह है, खाली जगह में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, कि ये जो डायग्राम है इसको हम एक और पैटर्न में एक्सप्लेन करते हैं, इस पैटर्न में।
ये जो हमने ब्लैक कलर से शो किया हुआ है ये कौन सा हिस्सा है पड़ा, वो जो फुल्ली फिल्ड बैंड्स हैं पड़े के, वो वाले बैंड्स जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं पड़े, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर स्पिन के साथ मौजूद हैं पड़े। ठीक है। दूसरा वो जो डार्क कलर, ये जो लाइट कलर ग्रे कलर में बना हुआ है, ग्रे कलर वाले कौन सा खाली बैंड है, एम्प्टी बैंड है, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है। और जो व्हाइट एरिया ये क्या है अपना, बीच में एनर्जी गैप होता है। इस एनर्जी गैप को जो होते हैं इलेक्ट्रॉन खुद नहीं जंप कर सकते, क्योंकि ये नहीं होता कि मेटल, अगर कोई मेटल का पीस रखा हुआ है और पड़े पड़े उसमें से खुद ब खुद करंट गुजरने लग जाए, खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन चलने लग जाए। बल्कि क्या होता है, जब हमने क्या करते हैं उसको करंट देते हैं तब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करते हैं और ऊपर जाते हैं इसके अंदर, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं मूव करना शुरू करते हैं, जिसको क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दो तरह के बैंड्स होंगे और उसके दरमियान में क्या होगा, एक एनर्जी गैप होगा जो क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा उसकी एनर्जी। अब उसके ऊपर तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स की तीन टाइप बनेगी, या टोटल सॉलिड्स की तीन टाइप बनेगी। टोटल सॉलिड्स की तीन टाइप कौन कौन सी होती हैं, इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें जो एनर्जी गैप होता है इतना ज्यादा होता है कि करंट पास करने के बावजूद इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा यहां तक जंप कर सकते हैं। जब यहां तक जंप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड की तरफ गए ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, वहां पे करंट पास नहीं होगा और वो इंसुलेटर होंगे। मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स के केस में आप देखें तो इसका जो कंडक्शन बैंड है अपना, उसकी अगर बात करें, अभी हमने कहा इस डायग्राम को मैंने साथ मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही बनते हैं ऑर्बिटल्स। आधे उसमें से कौन से होते हैं बॉन्डिंग, आधे उसमें से कौन से होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो यहां पे क्या है, बॉन्डिंग वाले सारे फिल, एंटी बॉन्डिंग वाले खाली होते हैं। ठीक है। सेम ऐसे यहां पे भी वही होगा, बॉन्डिंग वाले जितने भी बॉन्ड बना रहे हैं, तो जितने वैलेंस वाले हैं वो सारे क्या होंगे हमारे पास नीचे होंगे यानी कि बॉन्डिंग की तरफ, और जितने क्या होंगे खाली होंगे वो किधर होंगे, ऊपर एंटी बॉन्डिंग की तरफ होंगे। लेकिन इसके कुछ क्या होते हैं, जो नीचे बॉन्डिंग वाले होते हैं उनमें भी कुछ एरिया क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। ठीक है। मेटल्स के ग्रुप आपने देखे होंगे, ग्रुप नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, जो टिपिकल मेटल्स होते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 और 2 का अगर देखा जाए तो उनके वैलेंस शेल के अंदर कितने होते हैं, 4, जो एस वाले में एक होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इसके ये वाली जगह भी क्या होती है, खाली रह जाती होती है। जब खाली रह जाती होती है तो क्या होगा, इनके दोनों बैंड्स के दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो इनको थोड़ी सी भी करंट अगर दे देते हैं तो फौरन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करते हैं और ऊपर आ जाते हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड में, और करंट पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते होते हैं, कंडक्शन कहते होते हैं, कि जब हम थोड़ी सी एनर्जी दें और ये जो ब्लैक वाले में से ग्रे में इलेक्ट्रॉन चले जाएं और फौरन करंट पास होना शुरू हो जाएगा। अगर ये जितना करीब होगा उतना ज्यादा अच्छा करंट गुजरेगा, जितना दूर होता जाएगा उतना कम करंट गुजरेगा। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि उनका जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड होता है उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, कि उनको थोड़ी सी एनर्जी दी जाए तो जहां पे करंट गुजरने लग जाता है, हीट दी जाए तो क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये वाला एरिया भी फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्योर मेटल या कंडक्टर की तरह काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है कि जो हमारे पास बैंड थ्योरी है वो कहती है अगर जो एनर्जी गैप है बहुत सारा है तो करंट पास नहीं होगा, एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं है तो करंट पास होगा, थोड़े से भी पोटेंशियल देंगे करंट पास हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो गैप भी क्या होगा, फिल हो जाएगा और वो भी कंडक्टर की तरह काम करेगा।